ज्यादा आपने ज्यादा प्रायोरिटी रखी एज कम्पेयर टू अपना, तो पापा क्या हो गए यहाँ पे डोमिनेट हो गए, आप क्या हो गए यहाँ पे रिसेसिव हो, ठीक है। तो ऐसे मेंटली। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ खुशबू। आज इस वीडियो के अंदर हम एक रैपिड रिवीजन करेंगे। रैपिड रिवीजन किसका करेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ बायोलॉजी का करेंगे, जो कि क्लास 12 नीट की बेसिस के लिए वीडियो है। मतलब नीट का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। क्लास 12 के बच्चे भी देख सकते हैं, बट बहुत डिटेल्ड है ये, जो कि नीट में ही आता है। ओके, तो हम नीट के लिए ही डेडिकेटेडली ये वीडियो नीट के लिए है। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रिवीजन के तौर पे करते चलेंगे। जो जो आपके माइंड में है, आपकी चीजें पूरी रिकॉल होती हुई चलेंगी, ठीक है, जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है। और आज कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं, हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं। इनहेरिटेंस होता क्या है? आप खुद देखो अपने सराउंडिंग्स में, आपने ये देखा होगा कि जो होमोसैपियंस है, मतलब हम है ना, साइंटिफिक नेम होता है ना हमारा होमोसैपियंस, ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स के बच्चे ह्यूमन बींग ही पैदा हो रहे हैं, एलिफेंट के बच्चे एलिफेंट ही पैदा हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक आदमी का बच्चा एलिफेंट पैदा हो रहा हो, नहीं होता ना ऐसा, या फिर एलिफेंट का बच्चा आदमी पैदा हो रहा हो, नहीं होता है ना। कुछ तो ऐसे चीजें होंगी ना कि जो उनके पेरेंट्स में है वही उनके ऑफस्प्रिंग्स में आ रही है कि नहीं? कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं कि जो पेरेंट्स से है वही ऑफस्प्रिंग्स में आ रही है। तो इस चीज को, मतलब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस की बात करते हैं। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस हुआ? हेरिडिटरी भी तो यही होती है ना कि जो पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग्स तक ट्रांसफर होती है ना। तो देखो, हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जब हेरिडिटरी की बात करते हैं, तो हेरिडिटरी में एक प्रॉपर एक टर्म लेते हैं जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए, ठीक है। तो डीएनए का ट्रांसफर होना, मतलब पेरेंट से प्रोजेनी तक डीएनए का, स्पेसिफिकली जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना, उसको हम बोलेंगे हेरिडिटरी। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जो करेक्टर्स, मैंने क्या बोले, करेक्टर्स, मैंने ये नहीं बोला कि जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। करेक्टर्स में क्या क्या आ सकता है? जैसे मान लो कि हम आप कहते हैं ना कि भाई ये तो बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है, ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है ना। तो वही चीजें हैं कि इसका नाक तो अपनी मम्मी पे है, इसकी आंख जो आपके पापा पे है, तो वो सब चीजें हैं, ठीक है। तो वही चीजें होती है इनहेरिटेंस के अंदर। इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि करेक्टर्स जाते हैं, पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग तक उनके करेक्टर्स जाते हैं, ठीक है। जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल फैक्टर्स भी करते हैं, ठीक है। और मतलब पेरेंट इनहेरिटेंस यही होता है। सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटरी के अंदर, हेरिडिटरी की बात करते हैं, हेरिडिटरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इनहेरिटेंस के अंदर करेक्टर्स का एक्सचेंज होता है, पेरेंट्स से लेके प्रोजेनी तक। आप समझ में आया बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ठीक है। अब हम नेक्स्ट कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे। बेसिक टर्म्स जैसे, बेसिक टर्म्स इसके अंदर हेरिडिटरी बेसिक टर्म्स आएंगे जीन्स। अब आपको पता है कि क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम्स के ऊपर एक छोटा सा सेगमेंट होता है जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, किसके अंदर? रेप्लिकेशन के अंदर भी पार्टिसिपेट करेगा, है ना। और उस ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी पार्टिसिपेट करेगा, ट्रांसलेशन के अंदर भी पार्टिसिपेट करेगा, न्यूक्लियोटाइड बेसिस में भी काम आता है ना, इन सब चीजों में काम आता है। तो वही सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन, ठीक है। जो कि क्या करता है, अपने फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वही एक फिजिकल और एक फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की। मतलब जो पेरेंट से प्रोजेनी तक जो ट्रांसफर हो रहा है, वो जीन ही है, ठीक है। वो जीन ही है जो पेरेंट से प्रोजेनी तक जा रहा है, वही करेक्टर्स दे रहा है आपको, ठीक है। ये जीन होता है। अब बात करते हैं हम एलील्स की, है ना। हमें बहुत कंफ्यूजन होती है ना इन टर्म्स में कि जीन क्या है, एलील क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है ना, ये सब चीजें अभी हम पढ़ते चलेंगे ना, तो हमें हमारी जो कंफ्यूजन होगी ना वो दूर होती जाएगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एलील के बारे में, ठीक है। एलील के बारे में, जब एलील क्या होता है, एलील बेसिकली एक जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है। हमने बोला कि जो एक जीन है, मतलब एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर एक छोटा सा सेगमेंट है जिसको हमने बोल दिया जीन, ठीक है। तो जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म, मतलब उस सेगमेंट की एक और फॉर्म, उसको हमने क्या बोल दिया, ये एलील है ना। हमने क्या बोला कि जीन क्या है, एक सेगमेंट है जो कि एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन में जाता है ना, ट्रांसक्रिप्शन में भी जाएगा, ट्रांसलेशन में आपको बता दिया है ना। उसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, मतलब उस एक फॉर्म ये है, सिंपल बात है, देखो ये मेरा एक हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है। तो मेरा जो ये वाला हाथ है, इसका अल्टरनेटिव क्या हो गया, ये वाला हाथ, है ना। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या होती है?
अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज एट द स्पेसिफिक लोकस, मतलब अगर ये पॉइंट है तो ये भी होगा, ठीक है। तो एलील को हम ऐसे ही बोलते हैं। एलील की बात कर दी हमने। अब एलील को देखो, मैं आपको बताती हूँ एलील की बात। एलील में हम ना, एलील में हमने बात की कि अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की। तो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम पे। अब डाउट आएगा माइंड में कि यार होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, बड़ा डिफिकल्ट टास्क है यार, ये तो पता नहीं क्या क्या दे रखा है ना। तो इस डाउट को बिल्कुल क्लियर करके चलती हूँ मैं आपके साथ। तो मैं देखो, मैं बताती हूँ कि जब भी हम होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हम बात क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलो कि मैंने ये बोला कि जो हमारा, देखो मैंने ये बोला कि जो हमारा एक सेगमेंट था ये टी, और दूसरा सेगमेंट था ये वाला टी, ठीक है। तो जो इन दोनों का जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्रोमोसोम नंबर 1 है। मैंने क्या बोला कि जो ये टी है ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट है, और जो ये वाला टी है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि सेम क्रोमोसोम है, ठीक है, और अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो हमने क्या बोल दिया इसको? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोला मैंने? होमोलोगस क्रोमोसोम। जो हमारे एलील होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एलील होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है किसकी? जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, अब देखो मैंने ये बताया होमोलोगस क्रोमोसोम। अब हमें ये पता चल, अब देखो होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो ये देखो मैंने ये बताया आपको। क्या बताया मैंने कि होमोलोगस, जैसे मान लो कि पेरेंट 1 है पेरेंट 2 है, अगर क्रोमोसोम नंबर 1 है क्रोमोसोम नंबर 2 है तो दिस इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर पेरेंट 1 है और पेरेंट 2 है, पेरेंट 1 पेरेंट 2, ठीक है, इसके पास क्या बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर 8 है, इसके पास क्रोमोसोम नंबर 11 है, इसको हमने बोल दिया नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स थे ना वो सेम नहीं थे। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है। लोकस मतलब लोकस, जो कि सेम लोकस पे हो तो होमोलोगस क्रोमोसोम, और जो अलग अलग लोकस पे होगा तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे एक टर्म आता है जो कि हम पढ़ेंगे आगे। इस टर्म को हम बोलेंगे होमोजाइगस एलील और एक बोलेंगे हेट्रोजाइगस एलील। अब मैंने आपको पहले टर्म क्लियर कर दी कि होमो का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब होता है सेम, है ना। जाइगस का, होमोजाइगस एलील मतलब अगर टी और टी, कैपिटल टी कैपिटल दोनों सेम है ना तो होमोजाइगस एलील। अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी तो दैट इज हाइड्रोजाइगस एलील, ठीक है, हाइड्रोजाइगस एलील। आप समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है? देखो मैंने क्या बताया, जीन क्या होता है, मैंने बताया एलील क्या है, साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना, ठीक है। जीन क्या है, एलील क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, होमोजाइगस एलील क्या है, हेट्रोजाइगस एलील क्या है, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, देखो अब मेंडल्स की इनहेरिटेंस, मेंडल्स का इनहेरिटेंस लॉ हम पढ़ते थे। मेंडल्स के इनहेरिटेंस लॉ में क्या बताया था मेंडल ने? मेंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना लॉ दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो सिंपल बात है, इनहेरिटेंस के जो भगवान माने जाते हैं ना, जो साइंटिस्ट जो इनहेरिटेंस के भगवान माने जाएंगे वो मेंडल माने जाते हैं, क्योंकि इन साइंटिस्ट ने, इन्होंने ही हमें इनहेरिटेंस की टर्म दी थी। इन्होंने ही बताया था कि इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होगा, ठीक है। तो क्या किया था इन्होंने? इन्होंने कुछ करेक्टर्स लिए थे, ठीक है। जब ये गार्डन एक पी के गार्डन के अंदर वो घूम रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ना अपने माइंड में एक ऑब्जर्वेशन लाए, उन्होंने ये देखा, उन्होंने 7 करेक्टर्स लिए, ठीक है। 7 करेक्टर्स के अंदर क्या क्या थे देखो, मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पर। 7 करेक्टर्स के अंदर हमारे क्या क्या थे? कोड कलर था, 7 करेक्टर्स के अंदर क्या क्या था? सीड की शेप थी, सीड का कलर था, फ्लावर की कलर था, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर का पोजीशन और एक्सियल पोजीशन, और स्टेम की हाइट थी, ठीक है। क्या बताया मैंने? सीड शेप थी, आपको दिख नहीं रहा होगा ना शायद, ये बड़ा, अब दिखा, शायद दिखा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि सीड की शेप थी, सीड का कलर था, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर की पोजीशन और स्टेम की हाइट। इन्होंने ये सारे करेक्टर्स ऑब्जर्व किए गए, ठीक, इन्होंने ये करेक्टर्स ऑब्जर्व किए। इन करेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने 3 लॉज दिए। क्या बोला मैंने? इन करेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने 3 लॉज दिए। कभी कभी ये पूछ सकता है कि कौन से करेक्टर्स आए थे, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से उन्होंने करेक्टर्स लिए थे, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट मैंने बताया कि अब कुछ चीजें ऐसी थी, देखो क्या क्या बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ बताया था उन्होंने डोमिनेंस का लॉ। डोमिनेंस का लॉ क्या होता है? देखो
आप अपने घर की, आप घर की बात लो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सबके घर में एक जैसी बात होती है, ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, छोटा सा। आप खुद बताओ कि अगर आपके फादर ने, डोमिनेंस की बात है, अगर आपके फादर ने आप पे कोई डिसीजन दे दिया, मतलब आपको ये बोला गया कि आपको ये काम करना है, ठीक है, तो आपको आपको ये काम करना है, मतलब आपको पढ़ाई करनी है 7 बजे से लेके 8 बजे तक, तो क्या आप उनके डिसीजन को ठुकराओगे? नहीं ना, ठीक है। हालांकि नहीं होता है आजकल ऐसे बच्चे, ठीक है। तो क्या आप अपने, तो उनके डिसीजन को आप ठुकराओगे? नहीं करोगे ना। तो इसका मतलब क्या है, जो फादर का डिसीजन है ना, वो आपके ऊपर डोमिनेंट कर गया, ठीक है। और आपकी इच्छा थी कि ना पढ़ने की, आपकी इच्छा थी कि नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखने की, सिंपल बात है, ठीक है। आपकी इच्छा थी कि नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखूंगा मैं अभी मस्त बैठ के, पर पापा ने सडनली बोल दिया कि खड़ा होके पढ़ ले बैठ के, है ना। तो आप क्या करोगे, तो फिर क्या करोगे आप? आपने गंदा सा मुंह बनाया है अपना, ठीक है, और उसके बाद आपने अपना पापा की बात को मानते हुए अपनी कॉपी उठा ली, ठीक है। तो पापा क्या हो गए यहाँ पर? डोमिनेंट है। पापा का जो करेक्टर था, पापा का जो जो पापा ने बात बोली वो बढ़ गई। पापा ने जो बात बोली थी वो ज्यादा आपने ज्यादा प्रायोरिटी पे रखी एज कम्पेयर टू अपना, तो पापा क्या हो गए यहाँ पे? डोमिनेंट हो गए। आप क्या हो गए यहाँ पे? रिसेसिव हो, ठीक है। तो ऐसे ही मेंडल ने कहा था, मेंडल ने ये कहा था कि जो करेक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं डिस्क्रीट यूनिट से, उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। मेंडल की लैंग्वेज में करेक्टर्स को हमने क्या बोल दिया? फैक्टर्स बोल दिया। और फैक्टर्स हमेशा पेयर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर दो डिसिमिलर पेयर ऑफ करेक्टर्स है, मैंने क्या बोला? दो डिसिमिलर पेयर। डिसिमिलर पेयर मतलब एक बड़ा टी और एक छोटा टी, मान के चलते हैं, ठीक है, एक बड़ा टी और एक छोटा टी। अगर बड़ा टी और छोटा टी, तो जो बड़ा टी होगा ना, दैट इज डोमिनेट ओवर दी स्मॉल टी, ओके। तो जो बड़ा टी होगा वो डोमिनेट होगा स्मॉल टी के ऊपर। छोटा टी का एक्सप्रेशन जो मर्जी आए, वो एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ा टी ने अलग डिसीजन दे दिया। कहने का मतलब ये है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, कि आपकी मर्जी चाहे नेटफ्लिक्स देखने की हो, चाहे सोने की हो, चाहे कुछ हो, अगर पापा ने बोल दिया कि किताब उठा के अभी पढ़ना है, ठीक है, तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी, तो किताब उठा के आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मतलब फादर का एक्सप्रेशन बढ़ गया, आपका एक्सप्रेशन सप्रेस हो गया, ठीक है। ऐसे हम ये पता करेंगे। तो कहने का मतलब होता है, जो डोमिनेंट का एक्सप्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, वही एक्सप्रेस होता है, और जो रिसेसिव होता है उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो सप्रेस हो जाता है, ओके। ऐसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो हमने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज आती है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर एक होता है हमारा बैकक्रॉस, एक होता है हमारा टेस्टक्रॉस। मैं आपको ये भी बताऊंगी, ठीक है। अब देखो, इन्होंने क्या किया, मैंडल्स ने, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक क्रॉस किया, ठीक है। इन्होंने मैथमेटिक्स को साथ बायो के अंदर, है ना। अब हम जैसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स छोड़ के आए हैं कि भाई हमें नहीं पढ़ती मैथ्स, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है मैथ्स, और फिर दोबारा मैथ्स आ गई, ठीक है। तो मैथ्स तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो क्या होता है कि जो टी टॉल और ड्रॉप, इन्होंने एक करेक्टर्स, दो करेक्टर्स लिए। एक लिया टी जो कि टॉल था, और एक लिया हमने ड्रॉप करेक्टर्स, ठीक है। इन दोनों के इन्होंने क्या बनाए? गैमेट्स बना दिए, ठीक है। एक जगह रख दिया, देखो एक जगह रख दिया टी को, एक बड़ा टी और एक छोटा टी, एक बड़ा टी और एक छोटा टी, ठीक है। तो इन्होंने मैच कर दिया, टी और टी बना तो टी डबल टी बन गया तो टॉल बन गया, टी और टी बना तो छोटा टी बड़ा टी बन गया, तो ये क्या बनेगा? ये भी टॉल बनेगा, क्योंकि क्या है, आपको मैंने क्या बताया कि जो हमेशा बड़ा होगा वही एक्सप्रेस हो पाएगा, तो ये भी टॉल बन गया, ठीक है। छोटा टी आया और बड़ा टी आया, तो बड़ा टी छोटा टी ये बन गया, टॉल बन गया। और सबसे छोटा टी क्या बन गया? टी बन गया, दैट इज स्मॉल टी। तो हमारा यहाँ से, तो दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, है ना। तीनों टॉल आ गए। ये सिर्फ अकेला क्या आया हमारा? अकेला आ गया हमारा ये ड्रॉफ्ट आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब, आप देखो, फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है कि दिखने में कैसा है वो, है ना, दिखने में कैसा है, हमें उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी दिख रही है। फिजिकल अपीयरेंस कैसी दिखी हमें उसकी, कि तीन तो हमें देखिए, तीन तो टॉल थे और एक ड्रॉफ था, तो ये फिजिकल अपीयरेंस हो गई, है ना। और जीनोटिपिक, जीनोटिपिक क्या है कि इसकी जेनेटिक अपीयरेंस कैसी है। जेनेटिक अपीयरेंस मतलब सबसे, देखो अगर आपके एलील की बात करते हो तो एक बड़ा टी एक बड़ा टी, तो एक बड़ा टी तो दैट इज टॉल टी, है ना। दो क्या है? दो जीनोटिपिक अपीयरेंस, जीनोटोपिक अपीयरेंस टी और टी, मतलब ये दोनों क्या होंगे? हाइड्रोजाइगस। तो 1:2:1, 1 क्या है? ड्रॉफ्ट है। एक बिल्कुल मतलब जिसे बोलते हैं ना, एक प्योर टॉल,
है ना, एक प्योर टोल हो गया और एक प्योर डॉफ्ट हो गया, और उन दोनों के बीच में उनका इंटरमीडिएट हो गया, दैट इज टीटी। हालांकि उसको हम टॉल ही बोलेंगे अगर हम फिनोटिपिक की बात करेंगे। फिनोटिपिक का मैंने क्या बताया, फिनोटिपिक का मैंने बताया कि फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है उसकी, ठीक है, और जीनोटिपिक मतलब जेनेटिक अपीयरेंस क्या है उसकी। ओके, ये हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम दो चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस का मतलब क्या होगा, देखो, जब आप, मैंने क्या बताया कि हमने प्योर गैमेट्स लिए थे, मतलब प्योर पेरेंट्स लिए थे, एक बिल्कुल टॉल लिया था और एक बिल्कुल ड्रॉफ लिया था, ठीक है। अब हमने उन दोनों की जब मेटिंग कराई, जब उन दोनों की क्रॉसिंग कराई, तो हमारे पास एक प्रोजेनी निकल के आई जिसको हमने बोल दिया F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन क्या थी, हमारी इंटरमीडिएट जनरेशन थी। क्यों क्यों थी, क्योंकि एक पेरेंट आएगा टॉल वाला, एक आएगा ड्राफ्ट वाला, ठीक है। तो हाइड्रोजाइगस बन गया, वो हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजाइगस, दैट इज टी और टी, बड़ा टी और एक छोटा टी बन गया, ठीक है। उसको हमने किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिया, तो हमने बोल दिया उसको बैक क्रॉस है। अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं, टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे, तो हमने हाइड्रोजाइगस कंडीशन के साथ एक रिसेसिव पेरेंट ले लिया। टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं, ताकि हमें प्योर लाइंस मिल जाए, ठीक है, प्योर लाइंस को हम आगे आइसोलेट कर पाए, इसलिए हम इसको टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैंने क्या बताया, हमने क्या क्या पढ़ा, पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, फिर हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है कि अगर दो एलील्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो एलील्स हैं, है ना, और एक बच्चा है, ठीक है, मान के चलो कि दो पेरेंट है, एक मम्मी का एक पापा का, ठीक है, और एक बच्चा है, तो उस बच्चे को दोनों की बात माननी पड़ेगी, ठीक है, आधी आधी, मतलब इक्वालिटी है यहाँ पर, है ना। तो 50% मम्मी की बात माने, 50% पापा की बात माने, है ना। तो क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर भी एक इंडिविजुअल के अंदर दो टाइप के डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो एलील्स होते हैं, दो पर्टिकुलर एलील्स होते हैं, एक होता है इनहेरिटेड फादर से और एक होता है इनहेरिटेड मदर से, ठीक है, ये बताया इसके अंदर। अब देखो इसमें क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक क्या है, बड़ा ए है और एक छोटा ए है, इन दोनों को हमने क्या बोल दिया, एलील, ठीक है। जब दो एलील सेग्रीगेट, ठीक है, जब दो एलील सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट होते हैं, ठीक है। जब दो एलील अलग अलग हो जाएंगे, एक बड़ा ए अलग चला जाएगा, छोटा ए अलग चला जाएगा, तो जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं, व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड, एक एलील गोज इनटू द ईच गैमेट, ठीक है, एक एलील हर गैमेट के अंदर चला जाएगा, सिंपल बात है ना। ऐसे हम सेग्रीगेशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं ऐसे। क्या बोला मैंने कि सेग्रीगेशन के लॉ में, है ना। अब हम सेग्रीगेशन का देखो, हमने ये तो पढ़ लिया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ये क्या है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं डिटेल। अब हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल कनेक्ट करते हुए चलते हैं यहाँ से। हमने पढ़ा सेल साइकिल के अंदर एक फेज था जो कि क्या था, एनाफेज 1 था। एनाफेज 1 किस में आ रहा था, एनाफेज 1 किस में आ रहा था, सोचो, ठीक है। एनाफेज 1 किस में आ रहा है, एनाफेज क्या होता है, प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, सब कुछ पता होना चाहिए। सेल साइकिल जब हम रिवाइज करेंगे तब आप और भी अच्छी तरह रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो एनाफेज 1 में हमने क्या पढ़ा कि एनाफेज 1 के अंदर ही सेग्रीगेशन होता है एलील का, मतलब एनाफेज 1 एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर एलील्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एलील्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब आती है मियोसिस 1 की स्टेज। मियोसिस 1 की स्टेज के अंदर क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे ना, वो सेपरेट होते हैं। आपको याद करना पड़ेगा ये सब चीजें कि क्या क्या किस्म किस्म होता है, ठीक है ना। तो जो मियोसिस 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, और मियोसिस 2 के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, देखो आगे बताया होगा मैं, होमोलोगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड, अच्छा नहीं बताया, ठीक है, मैं यही बता देती हूँ। होमोलोगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड की बात करते हैं जब हम, तो अगर मैं बोलूंगी कि जो हमारे क्रोमोसोम है, ये देखो, ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों सेपरेट हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड ये मियोसिस 2 में सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड ये हो गए, ये हो गए, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये अलग, ये अलग, ना, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं, ये किसमें होता है, मियोसिस 2 में होता है, ओके। ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस की। डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर डाई का मतलब होता है टू, हाइब्रिड का, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसके अंदर हम दो कैरेक्टर्स लेंगे, और दो कैरेक्टर्स को हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमने पहला कैरेक्टर क्या ले लिया, हमारा RRY,
आर आर वाई वाई, और एक ले लिया हमने छोटा स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। तो जो आर बड़ा वाला आर होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, राउंड को, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ आपके साथ साथ अभी, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वेट। जो हमारा आर होता है दैट रिप्रेजेंट राउंड येलो, ओके। और जो छोटा आर छोटा वाई होता है दैट इज रिंकल्ड ग्रीन, है ना। अब मैं इसको बताऊंगी, आपको शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल पता चल जाए, ताकि आपको कि कौन सा, जब आपके क्वेश्चन आए ना तो आपको पूरा पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, ताकि आप पूरा डायग्राम ना बनाए। तो हम क्या बात करेंगे, राउंड येलो की बात करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया, जब गैमेट्स बनेंगे तो ये सेग्रीगेट हो जाएगा, तो एक आर आएगा, एक बड़ा वाई आएगा, है ना। छोटा आर, एक दोनों आई में से एक वाई निकाल, है ना। ये मान के चलो कि दो दो पेयर है, मतलब दो पेयर में से एक निकालना है, दो पेयर में से एक निकालना है, इन दोनों का क्रॉस कराना है। इस दोनों के क्रॉस के अंदर F1 जो आएगा हमारा हाइड्रोजाइगस आएगा, है ना। F1 हाइड्रोजाइगस आएगा, आर आर वाई वाई जो कि हाइड्रोजाइगस है, इसकी सेल्फिंग कराते हैं, तब हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस बनता है। आप अब ये बोलोगे कि मैम अगर हम दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्रॉस कराएं तो डायहाइब्रिड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो डायहाइब्रिड क्रॉस ही आएगा, ठीक है। तो अब हम डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। देखो सिंपल मैं आपको बताऊंगी, आप बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे, जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे ना आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। आपको पूरा पूरा क्रॉस बना के कंफ्यूजन क्रिएट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं ट्रिक्स के साथ। एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको फटाफट, उस ट्रिक से हम उस ट्रिक को फॉलो करते हुए चलेंगे, ओके। वेट, उस ट्रिक को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। अब देखो, मैंने ये बताया कि हम ना एक बड़ा, तीन बार बड़ा आर लिख लो, ठीक है, तीन बार बड़ा आर लिख लो, ठीक है। तीन तीन बार लिखते हैं करेक्टर्स को, तीन बार बड़ा आर लिखा, और उसके बाद एक बड़ा आर एक छोटा आर, एक बड़ा आर एक छोटा आर, एक बड़ा आर एक छोटा आर, और तीनों बड़े बड़े, एक छोटा दो सॉरी एक छोटा एक छोटा एक छोटा एक छोटा, मतलब हमने क्या करा, तीन बार डोमिनेट लिख लिया, तीन बार इंटरमीडिएट लिख लिया, और तीन बार सबसे छोटा लिख लिया रिसेसिव। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है हमारा दूसरा कैरेक्टर क्या है, वाई वाई है। तो एक बार बड़ा वाई, एक बार छोटा वाई, एक बार सबसे छोटे भाई दोनों, है ना। एक बड़ा, एक इंटरमीडिएट, एक सबसे छोटा, एक बड़ा, एक इंटरमीडिएट, एक सबसे छोटा, सेम ऐसे करते जाओगे, एक बड़ा, एक इंटरमीडिएट और एक सबसे छोटा। आया समझ में, आपको पूरा क्रॉस आ गया यहाँ पर। अब आपको एक रेशो याद रखना है, जो कि हमने क्या पढ़ा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर कौन सा रेशो था हमारा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो जिनोटिपिक रेशो था वो हमारा क्या था, वो हमारा था 1:2:1, है ना। तो अब इसको ऐसे लिखते जाओ, 1:1, ठीक है। अब इस जो 1:1 आया, ठीक है। अब इसको आप मतलब इसका डबल कर दो, 2:4:2, ठीक है। अब दोबारा 1:2:1, ठीक है, आपको ये याद करना है, 1:1, 2:4:2, 1:1, ओके, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि आपको पता है जो उसका टोटल होता है, टोटल क्या होता है, टोटल 16 होता है ना, सो टोटल 16 होता है। अब मैं ये पूछूं आपसे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताई है ट्रिक, ताकि आप जल्दी कर लो इसको। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राउंड येलो है, जो उसकी प्रोजेनी कितनी होगी, मतलब वो कितने हैं टोटल, प्योर राउंड और प्योर येलो, तो कितने होंगे प्योर राउंड प्योर येलो, देखो एक यहाँ से हो गया, एक येलो। अगर मैं इसको करूँ तो प्योर येलो आएगा, बिल्कुल आएगा, राउंड येलो आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको करूँ तो आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि छोटे वाला है, ये क्या हमारा ग्रीन है। एक बड़ा एक छोटा, दोनों बड़ा इसमें भी आएगा, है ना। एक बड़ा इसमें भी आएगा, एक बड़ा नहीं आएगा, एक बड़ा नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हमें कहाँ से मिल, कितने मिल गई, वन, वन के बाद टू, थ्री, थ्री आया, थ्री के बाद थ्री और टू कितना होता है, फाइव, और फाइव और टू कितना होता है, नाइन। तो हमारे 9 राउंड येलो आ गए, ठीक है। अब दूसरा करेक्टर क्या है हमारा, राउंड, दूसरा वाला करेक्टर क्या है हमारा, राउंड ग्रीन, ठीक है। अब पहले हम राउंड राउंड की बात कर लेते हैं। राउंड ग्रीन है, तो ये राउंड ये ग्रीन बिल्कुल सही है, तो वन आ गया। राउंड ग्रीन नहीं, ये तो राउंड येलो था, ये तो हो चुका हमारा। ये राउंड येलो ये भी हो चुका हमारा। राउंड ग्रीन ये भी हो चुका हमारा। तो मैंने क्या बताया कि राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन, वेट कहाँ पे थे हम, हाँ, 1 और 2, तो ये इतना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिंकल्ड की, है ना। रिंकल्ड येलो बचा अब हमारा, रिंकल्ड येलो बचा, और एक बचा हमारा रिंकल्ड ग्रीन बचा, तो हम इनको काउंट कर लेते हैं। अब आपको पता है रिंकल्ड ग्रीन तो बस एक ही होगा, तो आर आर वन वन, तो ये वन बचेगा, वन, ठीक है। अब रिंकल्ड येलो कौन सा होगा, जिसमें आर वाई, तो रिंकल्ड येलो वन, और रिंकल्ड येलो टू, तो थ्री, तो ये भी थ्री हो जाएगा।
तो हमारा क्रॉस क्या आएगा इससे, इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा क्रॉस होगा, सॉरी, जो हमारा रेशो आएगा, रेशो विल बी, रेशो विल बी, मैंने क्या बताया, जो रेशो होगा हमारा वो होगा हमारा 9:3:3:1, या यही रेशो आता है हमारा डायब्रेड क्रॉस का, हाँ यही आता है ना, ये बताया ना मैंने आपको, यही बताया ना कि जो राउंड येलो आएगा वो 9 आएगा, राउंड ग्रीन आएगा वो 3 आएगा, रिंकल येलो आएगा वो 3 आएगा, और रिंकल ग्रीन आएगा वो 1 आएगा। तो हमारा यही रेशो आता है 9:3:3:1। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रेशो है, फिनोटिपिक रेशो है, जो कि हम फिजिकल अपीयरेंस देख के बता सकते हैं, है ना। अब जीनोटिपिक रेशो सेम रेशो होगा ये वाला, 1:1, 2:4:2 और 1:1, इसको हम बोलेंगे जीनोटिपिक रेशो। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अगर हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजाइगस लोकेशन निकालना हो, लोकस निकालना हो, तो 2 की पावर n कर देते हैं। हाइड्रोजाइगस लोकेशन का मतलब क्या होता है, देखो, अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि एक, देखो मैंने आपको ये बोला, वेट, मैंने आपको ये बोला कि जो हमारा ए ए ए बी बी ऐसे लिख के दे दूंगा आपको, सी सी और डी डी, है ना। तो ये दोनों हाइड्रोजाइगस है, ये भी हाइड्रोजाइगस है, ये भी हाइड्रोजाइगस है, ये भी हाइड्रोजाइगस है, ये भी हाइड्रोजाइगस। तो इसका कितना होगा, 2 की पावर 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। 2 की पावर 4 कितनी हो जाती है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितनी हो जाएगी 2 की पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वही आएगा इसका। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 की पावर 4 इज 16। ठीक है, तो ऐसे हम हाइड्रो लोकस निकाल सकते हैं, हाइड्रोजाइगस लोकस निकाल सकते हैं। बहुत इसी तरीके से समझ में आ गया डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया इसी तरीके से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से मतलब भी समझ में आ रहा है कि ना ये प्रॉपर डोमिनेंट नहीं, क्या बोला हमने कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस से समझ में आ रहा है कि प्रॉपर डोमिनेंट है ही नहीं। तो क्या होगा कि हमने दो पेरेंट्स ले लिए, हमने क्या ले लिया कि दो पेरेंट ले लिए, एक पेरेंट लिया प्योर रेड और एक पेरेंट लिया प्योर व्हाइट, जो कि आर था, है ना। अब इन दोनों को जब हमने क्रॉस कराई, तो क्रॉस करा के हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, बड़ा वाला होगा तो बड़ा वाला एक्सप्रेस करेगा, छोटे कोई मतलब नहीं होता। पर इसमें तो उल्टा ही केस निकल गया, है ना। इसमें तो केस ऐसा निकल गया कि एक इसका आ रहा है, एक इसका आया है, उन दोनों के बीच के इंटरमीडिएट आ गए, है ना। जब हम व्हाइट और रेड को जो मिक्स करा हमने, तो हमारा पिंक आ गया F1 जनरेशन के अंदर, है ना। तो हमें ये देखा कि डोमिनेंस के अंदर भी हमारे एक्सेप्शन केसेस हैं, एक्सेप्शन केसेस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में है, और ये एक प्लांट था चलापा, उसके अंदर पाया गया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि दोनों करेक्टर, जो करेक्टर्स हमने दो लिए पेरेंट्स के, वो कोई भी रिजेंबल नहीं कर रहा ऑफ स्प्रिंग्स का, तो इसलिए हमने उसको बोला कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ना ये पूरा कंप्लीटली डोमिनेंट है, ना ये कंप्लीटली पूरा रिसेसिव है, इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो। अब इसके अंदर एक एनसीईआरटी के अंदर एक और बता रखा है, जो कि है स्टार्च का इंटरमीडिएट, वो स्टार्च वाला भी है, सेम है। ठीक है, और सिंपल इसके देखो, जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक जो दोनों एक्सप्रेशन आते हैं, रेशो आते हैं, वो 1:2:1 आता है, और जीनोटिपिक भी 1:2:1 आता है। मतलब जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ऐसे बता रखा। अब आया हमारा स्टार्च सिंथेसिस इन द पी प्लांट। स्टार्च सिंथेसिस इन द पी प्लांट में क्या होता है, हमने बड़ा बड़ा बी ले लिया, दैट इज राउंड, छोटा बी ले लिया, दैट इज रिंकल्ड, और दोनों के बीच का ले, दैट इज हाइड्रोजाइगस। हमने एक था जो कि हायर एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा था, बड़ा वाला, छोटे वाला था जो लोअर एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा था। अब इन दोनों के बीच का क्या था, इंटरमीडिएट था, है ना। तो ये जो स्टार्च ग्रेन जो साइज था, इन्होंने भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो किया, मतलब पूरा कंप्लीटली डोमिनेंस शो नहीं किया। इंटरमीडिएट जो हमारे जो राउंड जो सीड्स का जो वो आए ना फंक्शन, जो सीड की एफिकेसी आई, इफिशियंसी आई, वो हमारी क्या आई, उन दोनों के बीच की आई, तो इसको भी हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस के अंदर हमने क्या देखा, कोडोमिनेंस के अंदर को का मतलब होता है दोनों डोमिनेट कर रहे हैं। अगर हम दोनों की जगह लेंगे, जैसे मान लो कि हमारा ब्लड ग्रुपिंग है, ब्लड ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर कुछ शुगर की मोइटीज होती है, शुगर के पॉलीमर्स होते हैं, जो कि सरफेस के ऊपर बाहर निकलते हैं ना। तो वही जो चीजें होती हैं, वही हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करती है। हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं, तो ए के अंदर कुछ अलग एंजाइम होता है, बी के अंदर अलग होगा, और एच जो ओ होता है वही अलग एंजाइम होता है ना, वो आगे आगे हम पढ़ते रहेंगे, जो कि हायर स्टडीज हम करेंगे। ठीक है, तो हम डोमिनेंस की बात करते हैं। तो को डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, ना ही दोनों डोमिनेंट होते हैं, एक ए होगा वो बी के साथ डोमिनेंट होगा, और बी होगा वो ए के साथ डोमिनेंट होगा।
अब अब देखो, अब एक ना मतलब आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि जब हम डोमिनेंट की बात करते हैं, तो डोमिनेंट की बात हमने जब करी, हमने ये बोला कि जो ए होगा वो भी एक्सप्रेसिव होगा और जो बी होगा वो भी एक्सप्रेसिव होगा। बट इसके अंदर कहीं ना कहीं डोमिनेंट के अंदर जो को डोमिनेंट होता है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं डोमिनेंस भी आता है। पता है कैसे? देखो कैसे आता है। अगर हम ए लेंगे तो ए भी एक्सप्रेस होगा, बी लेंगे तो बी भी एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो जो हमारा हम जब बनाते हैं, जब हमने बनाया कि जो ए होगा, ए के दो एलील होते हैं, ए होता है और ए आई होता है ना। और ए बी का होता है, बी होता है और आई होता है। तो जो हमारा ए होगा, मतलब ए होगा वो आई के ऊपर डोमिनेंट होगा और जो बी होगा वो आई के ऊपर डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स फॉलो होते हैं। यहाँ पे कोडोमिनेंस भी फॉलो होगा, यहाँ पे डोमिनेंस भी फॉलो होगा। डोमिनेंस किसके केस में फॉलो होगा? आई के केस की बात करेंगे जब हम, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? मल्टी एलिलिक का एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, जो कि एक जीन एक इफेक्ट देता है या फिर एक जीन मल्टीपल इफेक्ट भी दे सकता है। आया समझ में? ठीक है। अब हम करके देखते हैं आगे कि हमारा कैसे निकलेगा, ठीक है। अब आपको पता तो होना चाहिए कैसे निकलेंगे, है ना। तो हम करते हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने क्या बताया कि एक पेरेंट है, पेरेंट वन ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लिया पेरेंट टू ले लिया, और यहाँ पे हमने उनके ब्लड ग्रुप ले लिया, ठीक है। ब्लड ग्रुप ले लिया, ठीक है। तो जैसे मान ले मैंने बोला कि जो पेरेंट ए था इसका ब्लड ग्रुप ए था, पेरेंट बी का ब्लड ग्रुप ए था। मैंने बोला पेरेंट ए का ब्लड ग्रुप ए था, इसके तीन पॉसिबिलिटीज है। ए का ब्लड ग्रुप, पेरेंट वन का ए ब्लड ग्रुप है, इसका आई हो गया। अब मैंने बोला कि ए हो गया, ए हो गया। अब ए आया और पेरेंट का बी आ गया ब्लड ग्रुप। अब सिंपल है यहाँ से, आई बी आया, आई बी, है ना। आई बी आया और इसके साथ आई आ गया, आई बी आया, इसके साथ क्या आ गया? आई ए आ गया। और जो दोनों आई आई आए वो अलग हो। तो इससे हमारा क्या ब्लड ग्रुप बनेगा? ए। तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ए आएगा। इन दोनों से ब्लड ग्रुप क्या आएगा? आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको, भले ही ये आई छोटा क्यों ना है पर ये एक्सप्रेसिव नहीं होता, ये रिसेसिव होता है दोनों से, ए से और बी से। तो हमारा ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ए बी आएगा, है ना। यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप क्या आएगा? हमारा ब्लड ग्रुप यहाँ पे बी आएगा। यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप बी, यहाँ पे हमारा ग्रुप ब्लड ग्रुप ए बी, और यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप ओ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें? जो हमारे जीनोटाइप्स होते हैं, मतलब जो हमारे जीनोटाइप्स होंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो हमारे जीनोटाइप होता है, जो जो हमारा जीनोटाइप होगा वो क्या होगा और फिनोटाइप क्या होगा। मतलब हमने फिनोटाइप क्या देखा, कितने फिजिकल अपीयरेंस देखी हमने ब्लड की? चार ही तो देखी है, ए बी, ए बी और ओ, है ना। और हमने जीनोटाइप कितनी देख ली? सिक्स जीनोटाइप देख ली, है ना। जीनोटाइप जैसे क्या हमसे देखी? हमने आई ए देखी, आई के साथ आई ए आई आई भी देखी, है ना। आई बी देखी, आई बी के साथ आई बी और आई भी देखी, है ना। फिर आई आई भी देखी, ऐसे देख के हमने छह जीनोटाइप देख ली होंगी, है ना। तो ये सारे हमारा ब्लड ग्रुप होगा। कोडोमिनेंस की बात करते हैं हमने, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जब हम बात करेंगे, तो देखो मैं आपको बताती हूँ इसको लिख के। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हमने बात करी, यहाँ पे देखो, यहीं पे, हाँ। देखो मैंने ये बोला कि जैसे कि मैंने दो कैरेक्टर्स लिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे देखते हैं? हमने एक कैरेक्टर लिया आर का, है ना, एक करेक्टर लिया वाई का, है ना। इसका भी एक करेक्टर लिया आर का और इसका एक करेक्टर लिया वाई का। तो ये दोनों करेक्टर आपस में इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। मतलब ऐसा नहीं है कि आर इसके ऊपर डोमिनेंट है और वाई इसके ऊपर डोमिनेंट, ठीक है। तो दोनों करेक्टर अलग अलग आएंगे, इंडिपेंडेंट आएंगे एक दूसरे के। तो हम इसको पढ़ते हैं। देखो इसके अंदर क्या हुआ कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड, ठीक है। जो दो पेयर्स ऑफ ट्रेड जब कंबाइंड होते हैं, तो सेग्रीगेशन एक पेयर का, मतलब एक पेयर का हमेशा इंडिपेंडेंट होता है दूसरे पेयर से। क्या बोला मैंने? कि जो सेग्रीगेशन होता है किसका? वन पेयर का, वो हमेशा क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है दूसरे पेयर से। मैच मतलब मिस मैच नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि अगर आप राउंड की बात कर रहे हैं, सॉरी, चाहे आप मान के चलो, चलो दो हाइट की बात करते हैं, एक हम हाइट की बात करते हैं और एक हम कलर की बात करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर कलर हाइट डोमिनेंट है तो कलर का रिसेसिव हो जाएगा, नहीं। हाइट का डोमिनेंट और हाइट का डोमिनेंट मतलब हाइट का टॉल और हाइट का ड्रॉप अलग करेक्टर है, और जो कलर है, कलर का डार्क और कलर का लाइट अलग करेक्टर है। तो जो कलर का करेक्टर आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा एज कम्पेयर टू हाइट का करेक्टर। समझ में आया? यही हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात होती है, ओके। हम ये बात करते हैं। अब हम बात करेंगे नई
ये समझ में आया कि जीन जो कोड करते हैं अलग अलग हो जाएंगे। आर अगर हमने लिया, दो कैरेक्टर्स हमने लिए, एक आर लिया और एक वाई लिया, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड हो जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं नई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो कि जो बिहेवियर होता है ना क्रोमोसोम का, वो हमेशा पैरेलल होता है किसके, बिहेवियर ऑफ द जीन। जैसा बिहेवियर जीन शो करेगा वैसा बिहेवियर क्या करेगा, क्रोमोसोम शो करेगा, है ना। तो जो क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है, अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैंने मान के चला कि मैंने ना ये पहले G1 फेस में ले लिया, G1 फेस में ये हमारा सिंगल था, फिर ये डबल हो गया। ये किस फेस में डबल हुआ, रेप्लिकेशन होता है ना, एस फेस में होता है, मैंने G2 लिखा। तो G1 हमने मान के चला है ऐसे ही, ठीक है। तो हमने G1 ले लिया, ये एक ले लिया, ये डबल डबल हो गए, डबल होने के बाद इन दोनों के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गई, क्रॉसिंग ओवर हुई तो ये अलग, इनके अंदर मियोसिस बन, ठीक है। अब मियोसिस 2 की बात आएगी तो इन दोनों के अंदर ये दोनों अलग, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, है ना। मियोसिस 1 के अंदर एनाफेज 1 में सेग्रीगेशन होता है ना, तो सेपरेशन हो गया किसका, क्रोमोसोम का, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, है ना। अब जो मियोसिस 2 होता है इसके अंदर क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन, क्रोमेटिड्स क्या है, ये सिस्टर, ये दोनों जो है ना इधर इधर लगी हुई, इन दोनों का सेग्रीगेशन हो जाता है मियोसिस 2 के अंदर। और फाइनली क्या बनता है, हमारा जर्म सेल्स बनते हैं जो अलग अलग बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग बना, तो ये हमारा क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम ड्रोसोफिला की बात करते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला में क्या है कि देखो, ड्रोसोफिला हम क्यों लेते हैं, ड्रोसोफिला हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो इसमें क्या है कि किसने दिया था, ये थॉमस मॉर्गन ने दिया था और उनकी कलीग ने दिया था। हमने ड्रोसोफिला को क्यों लिया एज अ कैरेक्टर, क्योंकि इस जिसकी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल थी वो 2 वीक्स की होती है, जिससे हमारा जो एक्सपेरिमेंटल काम होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। और एक सिंगल मेट करने से बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस हो सकती है, जिससे हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट लगा सकते हैं अपन, है ना। क्लियर डिफरेंशिएशन होता है किसके बीच में, सेक्स के बीच में, जो कि मेल और फीमेल दोनों, है ना। और जो हेरिडिटरी वेरिएशंस को हम आराम से देख पाते हैं ड्रोसोफिला के केस में। ओके, हमने ये बात करी। अब नेक्स्ट करेंगे हम रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज की बात, है ना। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, जो जीन्स थे ना सेम क्रोमोसोम्स पे, वो शुड बी इनहेरिटेड टुगेदर बिकॉज सच जीन्स आर फिजिकली अटैच्ड टू द सेम क्रोमोसोम। सिंपल है, देखो एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन है, ये एक जीन है, ये दोनों जीन्स को हम क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन्स। इन दोनों का हम लिंकेज निकालते हैं, और जब अलग अलग में प्रेजेंट होते हैं, एक क्रोमोसोम पे ए अलग जीन प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम पे अलग जीन प्रेजेंट है, इनको हम बोलेंगे अनलिंक्ड जीन्स। इनको क्या बोलेंगे हम, अनलिंक्ड जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये बोलते हैं। अब रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो जर्मिनेशन मतलब नॉन पेरेंटल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हमने बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। अब देखो मैंने क्या बोला कि एक पेरेंट था, P1 और एक पेरेंट था P2, ठीक है। इन दोनों के करेक्टर्स जो आ गए, है ना। जैसे अब देखो मैं आपको एग्जांपल से अगर बताऊं तो ऐसे यहाँ पर कि देखो मैंने आपको ये बताया कि हमारे एक पेरेंट था ए और एक पेरेंट था हमारा बी, है ना। ये ए था, ये बी था, है ना। और एक जगह पे हमारा ए था और ये था और ये था बी। तो इन दोनों के अंदर जो अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई, है ना, क्रॉसिंग ओवर हो गई तो क्या बनेंगे, जो क्रॉसिंग ओवर हो गई तो ये भी बन सकता है, ए बन सकता है ना, ए भी बन सकता है, सॉरी ए बी भी बन सकता है, दोनों के अलग अलग निकालते हैं, ए बी भी बन सकता है, स्मॉल ए बड़ा बी, बड़ा ए बड़ा छोटा बी, और दोनों छोटे भी बन सकते हैं। तो इनको जो दो पेरेंटल करेक्टर्स आएंगे ना, ए बी, ये बड़े बड़े हमने करेक्टर्स लिए थे, पेरेंटल करेक्टर्स थे, ये छोटे भी, तो ये दोनों होंगे प्योर करेक्टर्स, है ना। जो बाकी के जो बचेंगे ना रिकॉम्बिनेंट, इनको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन के थ्रू आए, है ना, रिकॉम्बिनेशन के थ्रू आए हैं। अब अगर पास पास जीन्स लिंक होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन का रेट बहुत ही लो होता है। अगर रिकॉम्बिनेशन बहुत अलग अलग जगह पे होंगे तो हाई रिकॉम्बिनेशन का होता है, ठीक है। कितना भी हाई रिकॉम्बिनेशन होगा 50% से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। 50% मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ओके, हम ये बात करते हैं, है ना। तो हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया है यहाँ से। अब हम बात करेंगे, हमारा जीन देख लिया हमने, एलील्स देख लिए, हमने जीन्स देखे, एलील्स देखे, जीन्स एलील्स होमोलोगस क्रोमो, सॉरी मेरा हाथ थोड़ा गलत हो गया था। जीन्स देखिए, होमोलोगस जीन्स देखिए, एलील्स देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम देखिए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम देखिए, होमोजाइगस होमोजाइगस एलील्स देखिए, हेटेरोजाइगस एलील्स देखिए, सारे लॉज पढ़ते हुए चले हम, है ना। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देख ली, लिंकेज देख लिया और रिकॉम्बिनेशन देख लिया। अभी तक का हमारा मैक्सिमम 80% चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा कुछ चैप्टर जो बचा है वो हमारे बचे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे। आया समझ में, जहां तक आपको लग रहा है कि आपका रिवाइज हुआ है सच में, है ना। तो अगर आपको लगा हो कि आपका सच में रिवाइज हुआ है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमने
ये देखो, हम ये देखेंगे कि जो जीन्स है ना, जो जीन्स थे, जीन्स में भी ग्रुप टुगेदर, मतलब अगर दो टाइप के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। एक होता है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक होता है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्स लिंक डिसऑर्डर क्या होते हैं, वाई लिंक डिसऑर्डर क्या होते हैं ना, पेडिग्री क्या होती है। पेडिग्री क्या होते हैं, जब भी हम किसी भी जनरेशन में डिजीज देखते हैं, प्रोजेनी देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी मतलब पहले जनरेशन क्या थी, एंसेस्टर जनरेशन क्या थी, है ना। तो इसलिए हम पेडिग्री के एनालिसिस से क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस से हम बता पाते हैं कि उस ऑर्गेनिजम्स की जो हिस्ट्री है, पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो पता चल जाती है। ठीक है, आपको कुछ याद रखने हैं, कुछ नाम याद रखने होते हैं, जो कि यहाँ पे देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, और सेक्स लिंक डोमिनेंट के जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको वो पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होगा कि मैंने ये बोला कि जो हमारे बड़े बड़े हैं, मतलब जो हमारे बड़े बड़े कैरेक्टर जैसे ए बी सी, है ना, छोटे, छोटा ए छोटा बी छोटा सी, है ना, ये कैरेक्टर्स है। तो जो बड़ा वाला कैरेक्टर्स होगा वो हमारा क्या देगा, और छोटे वाला कैरेक्टर्स वो क्या देगा, और उन दोनों के बीच का क्या देगा। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, है ना। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब जो ट्रेड जनरली कंट्रोल किए जाते हैं एक से या एक से ज्यादा जीन से, उसको हमने बोल दिया कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे कि हमारा जो स्किन का कलर होता है वो बात कर रहे हैं, तो वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर आता है। अगर हम ए बड़ा बी बड़ा सी, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लेंगे, तो हमारा डार्क कलर होगा। अगर हम छोटे छोटे लेंगे, मतलब छोटा ए छोटा बी छोटा सी, है ना, तो हमारा जो कलर आएगा वो हमारा क्या आएगा, लाइट कलर आएगा। ठीक है, जब बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो हम गवर्न कर लेते हैं, तो इसलिए हमने ये इसको नाम दे दिया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब जो ट्रेड्स होंगे वो कंट्रोल किए जाएंगे एक या एक से ज्यादा जीन से, इसलिए हमने इनको बोल दिया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो कि है हमारा प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी क्या होता है कि जब सिंगल जीन होता है ना, वो एग्जिबिट करता है बहुत सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को वो करता है। जैसे कि मान लो कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, है ना, कोई फिनाइलकेटोनुरिया का एग्जांपल लेते हैं, फिनाइलकेटोनुरिया मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर एक जीन है ना, देखो, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारी बॉडी के अंदर एक जीन है ना, तो अगर उस जीन के अंदर डिफॉर्मिटीज आ गई, तो वो जो जीन जो रेगुलेट कर रहा था ना उस जीन को, तो उसकी वजह से कुछ और चीजें भी हो जाती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सिंपल, अच्छा, तो आपके उससे एग्जांपल समझ के चलते हैं। आपके एग्जांपल से ये समझेंगे, जैसे कि मान लो कि आपको पता है कि अगर मैंने ये चैप्टर किया, तो इस चैप्टर से लिंक ये वाला चैप्टर है, इस चैप्टर से लिंक ये वाला चैप्टर है। मतलब अगर मैंने सेल को पढ़ा, तो सेल से लिंक सेल साइकिल है, सेल साइकिल से लिंक मोलिकुलर बायो है, मोलिकुलर बायो से लिंक जेनेटिक्स है ना। तो ये है, अगर मैं सेल को ही नहीं पढ़ूंगा तो ना मुझे मोलिकुलर बायो आएगी, ना मुझे ये आएगी, ना मुझे आएगी। मतलब एक चैप्टर, मतलब जो सेल है उसी ने जितने सारे कॉन्जिक्यूटिव चैप्टर सबको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तो वही चीज होती है, अगर आपका कोई भी एक एंजाइम डिफॉर्मेट है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एक एंजाइम जो कि ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, तो उस एंजाइम की वजह से हमें बहुत सारी डिजीज हो जाती है ना, बहुत सारी डिजीज होती है, बहुत सारे फिजिकल इम्पेयरमेंट्स बोलते हैं जिसको हम, फिजिकल इम्पेयरमेंट्स होते हैं। मतलब आपके अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एकोमोडेशन ही नहीं हो पा रहा जिन चीजों का जरूरत होती है ना। तो इसलिए हम प्लियोट्रॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो इसका एग्जांपल दे रखा फिनाइल कोटोनूरिया, वो मैं आपको आगे पढ़ा दूंगी, अभी पढ़ा देती हूँ साथ साथ, है ना। तो हम वो बात करते हैं। अब हम देखो, मैंने फिनाइल कोटोनूरिया की बात की। फिनाइल कोटोनूरिया क्या होता है, एक एरर होता है, मतलब इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर, है ना। तो इसका ये क्या हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड है। इसमें क्या है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है, उसके पास जो अमीनो एसिड होता है ना, फिनाइल एलेनिन, जो कि टायरोसिन में कन्वर्ट होना चाहिए, वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाता, है ना। और जो फिनाइल एलेनिन होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है किसके अंदर, फिनाइल पायरविक एसिड के अंदर। ठीक है, और अदर डेरिवेटिव्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेन होता है वो मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है। ठीक है, और जो हमारा यूरिन होता है, और बहुत ज्यादा एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, मतलब जो फिनाइल एलेनिन होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, और जो पुअर एब्जॉर्प्शन हो जाती है किडनी की। मतलब कहने का मतलब आपने समझा इस बात को क्या है। देखो, इस बात को अगर मैं समझूं, यहाँ पर देखूं तो क्या होगा, मैं अगर इस बात को लिख के बताऊं आपको, देखो, वेट, अगर मैं इस बात को लिख के बताऊं कि मेरी बॉडी के अंदर फिनाइल कोटोनूरिया एक एंजाइम है, जिसको मैंने बोल दिया फिनाइल एलेनिन, है ना, एक मेरी बॉडी के अंदर ये एंजाइम है फिनाइल, इसको कन्वर्ट होना था टायरोसिन में, है
है ना। इसको कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, किसकी वजह से कन्वर्ट हो रहा था, फिनाइल हाइड्रोलेज की वजह से, या फिर फिनाइल हाइड्रोलेज एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है इसको, है ना। पर ये कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, है ना, ये कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो कन्वर्ट नहीं हो पाया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया हमारा पायरविक एसिड में, है ना, पायरविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, फिनाइल पायरविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी वजह से मतलब होना तो ये चाहिए था पर हो गया ये, इसकी वजह से क्या हो गया, हमारी बहुत सारी डिफॉर्मिटीज आ गई। क्या क्या डिफॉर्मिटीज आ गई, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, है ना, मेंटल रिटार्डेशन हो गया। और बॉडी के अंदर मतलब जो किडनी थी उससे बहुत, किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया, जो फिनाइल एलिनिन था वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होना शुरू हो गया, है ना, ये सब चीजें होने लगी। और बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म जो डिसऑर्डर था, एरर था, वही हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो एक जीन से मतलब एक जीन जो कि एक एंजाइम से बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स गवर्न हो गए, तो इसको तभी तो हमने नाम दिया था प्लियोट्रोपी, है ना। तो प्लियोट्रोपी इफेक्ट होगी, प्लियोट्रोपी को बोल देते हैं, प्लियोट्रोपी के एग्जांपल में फिनाइलिन का नाम दे दो। ठीक है, ऐसे बात कर रहे हैं। अब थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या होता है, ये भी एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग तक। कैसे, कि जब दोनों पेरेंट्स, जो दोनों पेरेंट्स होते हैं अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन हाइड्रोलोगस होते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, पूरा पूरा पढ़ के देखना भी। तो डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू द आइदर म्यूटेशन, म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन डिलीशन हो गया या म्यूटेशन हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अल्टीमेटली रिड्यूस टू द सिंथेसिस ऑफ द वन और द ग्लोबुलर चेन ऑफ द अल्फा बीटा, मतलब कि जैसे म्यूटेशन होता है, जो हमारी ग्लोबुलिन चेन होती है, किसकी, हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है अल्फा बीटा, जो कि वो क्या करती है कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बन नहीं पाते, उसकी वजह से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया होने के बाद जो डिजीज अकॉर्ड, जो इसके अंदर क्या होता है कि जो डिजीज होती है ना वो कोज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया हो जाती है। अगर अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा तो जो अल्फा ग्लोबुलिन चेन होती है वो इफेक्टेड होती है, और बीटा होगा तो बीटा इफेक्टेड होगी, सिंपल बात है ना। तो कंट्रोल बाय द, इसके पास दो जीन से कंट्रोल किया जाता है, HbA और HbB, है ना। तो किसके ऊपर, क्रोमोसोम 16 के ऊपर किया जाता है, और ऑब्जर्व ड्यू टू द म्यूटेशन डिलीशन ऑफ दी 4 जीन, है ना। वाइल जो बीटा जो थैलेसीमिया होता है वो कंट्रोल किया जाता है एक सिंगल जीन से, जो HbB ऑफ द क्रोमोसोम 11 पोजीशन पे होता है। और एनीमिया क्वालिटेटिव, और ये क्या होती है, हमारी क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होती है ऑफ द सिंथेसिस टू फ्यू जीन। समझ में आया, देखो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि वेट, सॉरी, मैंने क्या बताया यहाँ पर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, जो थैलेसीमिया की बात बताई थी ना मैंने, थैलेसीमिया की बात मैंने ये बताई कि जो थैलेसीमिया होता है वो हमारा ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर होगा तो उसके अंदर मैंने क्या बताया, जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं वही इफेक्शन क्रोज करते हैं। जैसे कि देखो मैं बताती हूँ यहाँ पर, देखो मैंने बोला कि एक हाइड्रोजाइगस पेरेंट है जो कि अनअफेक्टेड है, मान के चलो कि हाइड्रोजाइगस पेरेंट ए ये है और ये है। ठीक है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो जो हाइड्रोजाइगस पेरेंट्स होंगे ना, ये पेरेंट्स अनअफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं। दोनों पेरेंट्स क्या होते हैं, अनअफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं। पर जो प्रोजेनी आती है ना वो इफेक्टेड होती है, सब प्रोजेनी क्या होती है, इफेक्टेड होती है। ठीक है, प्रोजेनी इफेक्टेड होती है। तो ये होगा। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि थैलेसीमिया क्या होता है, कि थैलेसीमिया ग्लोबुलिन चेन, जो अल्फा ग्लोबुलिन चेन होती है ना उसके अंदर जो डिफॉर्मिटीज होती है उसमें होती है। जो ग्लोबुलिन चेन होगी उसमें डिफॉर्मिटीज होगी, चाहे वो अल्फा में हो चाहे वो बीटा। अल्फा होगा तो अल्फा, बीटा होगा तो बीटा थैलेसीमिया। इनमें कुछ क्रोमोसोम नंबर बता रखा है, इसमें 16 बता रखा है, इसमें 11 बता रखा है, वो आपको लर्न करने वाली बात है। बस यही बात है। अगर इनके अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर इनके अंदर डिफॉर्मिटीज होती है तो अल्टीमेटली क्या कोज हो जाता है, एनीमिया कोज हो जाता है। ठीक है, एनीमिया कोज हो जाता है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थी, हमने ये पढ़ा, थैलेसीमिया पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो कि है हमारा सिकल सेल एनीमिया, है ना। सिकल सेल एनीमिया में हमने क्या, हम क्या पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया में, कि जो भी हमने, सिकल सेल एनीमिया भी एक ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन होता है मतलब पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग्स तक, जो पेरेंट्स होते हैं वो कैरियर होते हैं डिजीज के, है ना, डिजीज के कैरियर्स होते हैं। और हाइड्रोलोगस हाइड्रोजाइगस होते हैं। इसके अंदर इंसर्शन और म्यूटेशन का केसेस होता है। इंसर्शन और म्यूटेशन मतलब देखो, पॉइंट म्यूटेशन होती है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होगा कि जैसे कि मैंने कोई भी एक वो लिख दिया यहाँ पर कि
यहाँ पे ही देख लो, चलो आप यहाँ पे देखो, जहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है GAG CUC, ठीक है। तो एक छोटे से पॉइंट है, मतलब एक न्यूक्लियर, एक जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना बेस पेयर, इस पे ही जो म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन मतलब या तो इंसर्शन हो जाएगा या डिलीशन हो जाएगा। इंसर्शन का मतलब क्या, तो एक ऐड हो जाता है या डिलीट हो जाता है, तो इसको हम म्यूटेशन बोल देते हैं, ठीक। ऐसा नहीं होता कि म्यूटेशन में हमेशा लॉस ही होता है, म्यूटेशन में हमेशा गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया भी एक सिंपल ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो इन अनअफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं उससे ही कॉज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा कैरियर होते हैं डिजीज के, है ना। और जो बच्चा होता है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है, बच्चा अफेक्टेड हो गया। इसके अंदर क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होती है, मतलब जो 6 पोजीशन में जो ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, वेलिन के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारी जो हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी की जो शेप होती है वो क्या होती है, आरबीसी की जो शेप होती है वो पाई कनकेव शेप होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, आरबी की शेप क्या हो जाती है, सिकल सेल हो जाती है। सिकल सेल मतलब क्या होता है, आपने जब गाँव में, गाँव क्या, जब आप पौधे लगाते हो ना, जब आप जब आप गार्डनिंग करते हो, पौधे लगाते हो, तो आप ना एक मतलब वो देखते हो, खुरपी बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे, है ना। तो वो खुरपी होती है, तो खुरपी की जो शेप होती है ना वो सिक्कल की तरह होती है, तो उसको बोलते हैं हम सिकल सेल शेप, ठीक है। तो जैसे ही वेलिन की पोजीशन, मतलब ग्लूटामिक की पोजीशन वेलिन पे चेंज हो जाती है, किस पे, 6 पोजीशन पे, हीमोग्लोबिन चेन की 6 पोजीशन में चेंज हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया कोज हो गया, ठीक है। अनअफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं जो कि कोज करते हैं, डिजीज के कैरियर्स अफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव में होता है। ऑटोसोमल में और सेक्स लिंक रिसेसिव में एक डिफरेंस होता है। देखो ऑटोसोमल में क्या होता है कि जो डिजीज हो सकती है ना वो किसी को भी हो सकती है, बच्चे बच्चे में से लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है ना। जब हम सेक्स लिंक की बात करते हैं, मतलब एक्स लिंक की बात करते हैं, तो अगर तो क्या होगा, अगर मम्मी डिजीज होगी तो बच्चे लड़के को डिजीज जाएगी, अगर फादर डिजीज होंगे तो बेटी को डिजीज जाएगी। ऐसे मान कर चलो कि पापा की तरह बेटियां होती है और मम्मियों की तरह के लड़के होते हैं, तो ऐसे याद करके चलो आप, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। बाकी इसमें अभी इतना डिटेल्ड नहीं है, इसमें बस इतना बता रखा है ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक रिसेसिव। आपको पता होना चाहिए कि ऑटोसोमल रिसेसिव में हो जाएगा तो क्या होगा और सेक्स लिंक में हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कि हमारा बस एक बच्चा होगा, नहीं और भी है दो, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करें। मैंने आपको क्या बताया कि जो क्रोमो मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास हम ना, जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं ना, जब सेल साइकिल चल रही होती है, तो कुछ म्यूटेशन केसेस होते हैं, जैसे मान लो कि सेल के अंदर चलते चलते रुक गई वो, है ना, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो बेचारी थक गई, वो काम नहीं कर पा रही ढंग से। आप अपनी बात सोच लो ना, कि अगर आपको खाना नहीं मिलेगा टाइम से, तो क्या आप ढंग से काम कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो वो क्या हो जाता है, आप वहीं की वहीं रुक जाते हो, आप पहले कहते हो कि भाई मैं तो पहले खाना खाऊंगा बाद में काम करूँ, है ना। तो ऐसे ही सेल करती है। अगर सेल के पास न्यूट्रिशन नहीं हो पाता तो सेल क्या करती है, या तो गड़बड़ी कर देती है काम करने में, कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं ना कि भाई कोई हमसे काम ना कराए, तो हम क्या कर देते हैं, या तो वो काम को इतना गंदा कर देते हैं कि अगली बार कोई आदमी करवाए ना हमसे काम, है ना। तो सेल भी ये काम करती है, मान के चलो, ठीक है। तो सेल क्या करेगी, या तो वो काम ही नहीं करेगी, और या काम कर देगी, ऐसा कर देगी वो बहुत ही गंदा काम कर, ठीक है। तो जब वो गलत काम करती है सेल, ठीक है, जब उसका मन नहीं है तब भी तुम उससे काम करवा रहे हो, है ना। जब न्यूट्रिशन नहीं है तब भी काम करवा रहे हो, या फिर कभी कभी म्यूटेशन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी होते हैं। तो दो दो कंडीशन आती है, एक होती है हमारी एमिप्लॉइडी और एक होती है हमारी यूप्लॉइडी। उसको हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आती है। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन के अंदर ही आता है हमारा एनिप्लॉइडी और उसके अंदर आता है हमारा यूप्लॉइडी, है ना। एनिप्लॉइडी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब हमारी क्रोमोसोम का नंबर या तो बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है, उसको बोलेंगे एनिप्लॉइडी कंडीशन। और मतलब यूप्लॉइडी के अंदर क्या आता है, क्रोमोसोम जो सेट होते हैं ना, क्रोमोसोम के जो सेट होते हैं उनका नंबर या तो बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा। तो ये बात करेंगे, ठीक है, ऐसे होता है ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या है कि अब देखो हम ये देखते चलेंगे कि हमारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ कुछ डिसऑर्डर्स है, बस ये देख लो। एक होता है हमारा डाउन सिंड्रोम, एक होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, एक होता है हमारा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम होता है ना, वो किसमें कॉज होता है, ट्राइसोमी कंडीशन कॉज होते हैं, मतलब 21 क्रोमोसोम के ऊपर वो काम आता है। आपको याद रखने पड़ेंगे इनके नंबर कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो इनको, कैसे याद करोगे, डी, हाँ तो मैं बता देती हूँ आपको, देखो आप ना ऐसे याद कर सकते हो, 8। पर इसमें ना आपको आगे आगे और ट्रिक नहीं पता, आगे का नहीं करना पड़ेगा। देखो आप इसको याद कर सकते हो पीडियाट्रिक के नाम से, है ना, पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक आपको पता है क्या होता है, पीडियाट्रिक क्या होता है, जो बच्चों का डॉक्टर होता है ना। तो आप इनको हटा दो, इन सबको हटा दो, पी को भी हटा दो, ई को भी हटा दो। डी से क्या आएगा हमारा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो कि 21 क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। अब हमें पता है कि जो हमारा डाउन सिंड्रोम के बाद कौन सा है सिंड्रोम,
टी। ट्राइसोमी कंडीशन वाला सिंड्रोम कौन सा है? ट्राइसोमी कंडीशन वाला। ट्राइसोमी कंडीशन वाला सिंड्रोम कौन सा है हमारा? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, जिसके पास XXY कंडीशन होती है ना। अब हमारा टी की बात करते हैं, टी वाला हो जाएगा हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कौन सा है? जब हमारा XO की बात करते हैं, है ना, XO की बात करते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हो उसको। सिर्फ आपको डी डी याद रखना है, TRK याद करना है, ठीक है, पीछे का याद कर लेना है ऐसे। तो ऐसे याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा डाउन सिंड्रोम में क्या है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या और टर्नर सिंड्रोम में क्या है। आप बस इनके तो कुछ याद, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो डाउन सिंड्रोम्स होते हैं उनके क्या सिंड्रोम, इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, और जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स होते हैं इनके क्या सिम्टम्स होते हैं। ओके, बस आपको ये पढ़ना है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर दे रखा है कि डाउन सिंड्रोम होगा तो जो बच्चे का जो हेड होगा वो बहुत ही फ्लैट हो जाएगा, है ना, बहुत सारे लूप्स हो जाएंगे फिंगर्स के अंदर, पाम जो होगी वो पाम क्रीज हो जाएगा, है ना, फ्लैट फेस हो जाएगा उसका, जो मतलब रिंकल्ड टंग हो जाएगी बहुत सारी, और उसके पास कुछ कुछ डिजीज भी हो जाएगी जो कि कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज होगा, ठीक है, ये हो सब चीजें। एक हमारा लास्ट आता है टॉपिक, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि अगर हम एक्स एक्स की बात करते हैं तो वो फीमेल होता है, एक्स वाई की बात करते हैं तो ये मेल्स होता है। किसके केस में होता है? ये ह्यूमंस के केस में होता है। एक्स ओ के केस में ग्रास ऊपर होता है। अब जब डब्ल्यू और जेड की बात करेंगे तो ये बर्ड्स के अंदर होता है। डब्ल्यू जेड डब्ल्यू में फीमेल आएगा और जेड जेड में क्या आएगा? मेल आएगा, ठीक है। आपका ये चैप्टर अभी तक के लिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में दे रखा है मैंने आपको पूरा रिवीजन करा दिया इस चैप्टर में, ठीक है। आपको जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने नीट के दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब से कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसी ऐसी और वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।